नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 भूगोल राजस्थान बोर्ड जो 13 मई को पेपर होगा उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित मैं आपको दे रहा हूं। दोस्तों, ये ज्योग्राफी का मास्टर वीडियो है। अगर इस तक आप पहुंच गए हो तो इसे लास्ट तक देख लेना। ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, 13 मई के लिए कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, उत्तर सहित मैं इसमें मैं करवा रहा हूँ। ध्यान से इसे देख लेना। फिर से कह रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम इस वीडियो को अगर आप देते हो तो आप काफ़ी नंबर लेकर आओगे दोस्तों ज्योग्राफी में। ध्यान से इस वीडियो को आप देखें। आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपको भी पता है लेकिन एक बार रिवीजन कर लें दोस्तों कि हमारा जो रेड्यूस सिलेबस है, संशोधित पाठ्यक्रम है, उसमें हमें पहला पाठ मानव भूगोल प्रकृति विशेष क्षेत्र ये पढ़ना है, दूसरा पाठ पढ़ना है विश्व की प्रमुख जनजातियां और तीसरा में पढ़ना है जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। चौथा आपको पढ़ना है विश्व जनसंख्या संरचना। ठीक है, पांचवा आपको नहीं पढ़ना है। छक्का आपको पढ़ना है विश्व मानव अधिवास, लेकिन इसमें धारावी कच्ची बस्ती है वो नहीं पढ़नी है। सातवां आपको पूरा पढ़ना है मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार। 8 का आपको पढ़ना है प्राथमिक व्यवसाय और आपको 9 का पढ़ना है द्वितीयक व्यवसाय। उसके बाद में आपको 10 का नहीं पढ़ना है, 11 का नहीं पढ़ना है, 12 का पढ़ना है पर्यावरणीय समस्या एवं समाधान पर। इसमें वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन ये आपको नहीं पढ़ना है दोस्तों। खंड ब में आपको 13 का पाठ पढ़ना है भारतीय जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और 14 का पढ़ना है भारत जनसंख्या संरचना पर। इसमें आपको प्रजातीय समूह नहीं पढ़ना है। उसके बाद में 15, 16, 17, 18 ये नहीं पढ़ना है, इनको नहीं पढ़ना आपको। फिर आपको 19 का पढ़ना है उद्योग, 20 को पढ़ना है परिवहन, 21, 22 का आपको नहीं पढ़ना है। 23 को जब पाठ आपका वो पढ़ना है राजस्थान सिंचाई एवं पेयजल और उसके बाद में आपको पढ़ना है दोस्तों 24 का राजस्थान के खनिज एवं उद्योग और उसके बाद 25 का पढ़ना है राजस्थान जनसंख्या एवं जनजाति। तो ध्यान से मैंने आपको बताया क्या पढ़ना क्या छोड़ना। ठीक है, उसके बाद में आप पहले पाठ पर आ जाओ। देखो, रिवीजन भी हो जाएगा, छोटा सा वीडियो, इसे टाइम जरूर दें आप। तो इसमें आपको जो अभ्यास प्रश्न है हमारे छोटे प्रश्न उनको आप देख सकते हैं दोस्तों। तो उसमें आपको क्या करना है कि पहला हमारा आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन थे। दोस्तों, पढ़ाई में कोई समस्या आ रही है तो घबराना नहीं, डाउटनेट है ना बच्चों। आप किसी भी सवाल में अटक गए, आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो खींचना, क्वेश्चन को क्रॉप करना और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी अदर किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, चाहे IIT, JEE, नीट क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साथ ही आप डाउटनेट ऐप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी से, जैसे JB सर, NJ सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाए इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेडरिक रेडजेल, ठीक है। उसके बाद में मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने परिभाषा दी थी? एलन शैंपल ने। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है दोस्तों, इसे ध्यान से आप देखें कि इसमें नवनियतिवाद का प्रवर्तक कौन है। तो आपको बताना नवनियतिवाद का प्रवर्तक है वो ग्रिफिथ टेलर है। निम्न में से फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता नहीं है। तो विडाल डी लाप्लांस, ब्रूस और डिमांजिया ये हैं, तो ये रिटर नहीं है। ठीक है। उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न में आपको कौन से याद करने हैं? तो रेडजेल पुस्तक का नाम बताइए। रेडजेल की पुस्तक का नाम बताना आपको। ठीक है, मतलब 6 का याद करना और 7 का संभववाद विचारधारा किसने दी थी। लघुतरात्मक में आपको 10 का प्रश्न याद करना, मानव भूगोल की प्रकृति को समझाइए। पेज नंबर 5 पर थे। पेज नंबर 6 पर आपको एक प्रश्न, सिर्फ एक प्रश्न निबंधात्मक में याद करना है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। आप देखें, ये 12 का प्रश्न है, मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र का वर्णन कीजिए। उसके बाद में हमारा जो ये 2 का पाठ है, इसके छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन सारे हम देखेंगे। क्या पढ़ना
क्या छोड़ना जिससे एक कम समय में आप बेहतरीन स्कोर कर सको। पेज नंबर आप 17 पर आ जाओ। उसके बाद में इसमें लिखा गया है दोस्तों, क्या लिखा है कि टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाली कौन सी जनजाति है, तो इसमें एस्किमो जनजाति है। उसके बाद में दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है, तो भील है। कायाक निम्नलिखित में से क्या है, ये एस्किमो की नाव है। एस्किमो का क्या अर्थ है, तो इसमें ब ऑप्शन आपका सही है, कच्चा मांस खाने वाला आदमी। शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल को बर्तन व आभूषण के लिए कौन सी जनजाति प्रयोग करती है, तो बुशमैन जनजाति प्रयोग करती है। बुशमैन जनजाति का संबंध कौन सी प्रजाति से है, तो निग्रेटो से है। फिर गोल गाधेड़ो प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है, किस में पाई जाती है, ये दोस्तों भील में पाई जाती है। उसके बाद में आप देखें कोंदू व कुटकी किस जनजाति के प्रमुख खाद्यान्न है, यह आपको बताना है। तो किसके हैं, बिल्कुल गोंड के हैं। उसके बाद में गोंडों से शामिल साम्राज्य नहीं है, तो इसमें ये राजगढ़ दे रखा, ये नहीं है, देवगढ़, मांडला और ये चांदा ये है। फिर दीपा तथा पेंडा कृषि निम्न में से किस जनजाति द्वारा की जाती है, तो ये गौड़ जनजाति द्वारा की जाती है। अति लघुतरात्मक प्रश्न की हम बात करें तो इसमें पहला हमें याद करना स्लेज क्या है। फिर ये 14 का याद करना है क्रोश क्या है। 16 का याद करना भीलों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली जूमिंग कृषि को क्या कहते हैं। लघुतरात्मक प्रश्न में आपको सिर्फ एक याद करना है, बुशमैन जनजाति की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता बताइए। निबंधात्मक प्रश्नों में आपको सिर्फ एक याद करना है, भील जनजाति के निवास क्षेत्र, अर्थव्यवस्था व सामाजिक रीति रिवाजों का वर्णन कीजिए। हम 3 के पाठ की ओर चलते हैं कि हमें क्या पढ़ना क्या छोड़ना। इसी प्रकार से अगर आप सही सिस्टेमेटिक ढंग से तैयारी करोगे तो ज्योग्राफी में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। पहला आप देखें कि विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है कौन सा, भारत है। संसार का सबसे बड़ा जनसमूह निवास करता है कहाँ, एशिया में। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, बांग्लादेश है। जनसंख्या घनत्व में कायिक घनत्व है, जनसंख्या कृषि भूमि क्षेत्र में। फिर है उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या प्रवास किस महाद्वीप में सर्वाधिक है, तो दोस्तों यूरोप में है। और उसके बाद में सन 2015 के अनुसार विश्व का जनसंख्या घनत्व है तो कितना है, 55 है। कितना, 55 है, आप देख सकते हैं 55 है। उसके बाद विश्व में वर्ष 2025 तक अनुमानित जनसंख्या होगी कितनी, 960.6 करोड़। अति लघुतरात्मक प्रश्न में हमें 13 मई के लिए एक 10 का प्रश्न याद करना है कि उत्तरी गोलार्ध में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है। उसके बाद में लघुतरात्मक में हमें 17 का प्रश्न एक याद करना, जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है। निबंधात्मक में हमें 2 याद करने हैं कि विश्व में जनसंख्या घनत्व वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। और एक 21 का कि विश्व की जनसंख्या की वृद्धि की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट पार्ट हमारा 4 का है, तो 4 में आप पेज नंबर 34 पर आ जाओ। इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है उनको आप ध्यान से देख सकते हो। तो इसमें आप ध्यान रखें कि वृद्ध आयु, क्या लिखा, वृद्ध आयु जनसंख्या वर्ग में कितने वर्ष से ऊपर की जनसंख्या सम्मिलित होती है, तो 65 वर्ष से अधिक की। विश्व में सर्वाधिक वृद्ध व्यक्तियों का प्रतिशत किस देश में है, तो जापान में है। नेक्स्ट आप देखें विश्व में किस आयु वर्ग का प्रतिशत सर्वाधिक है दोस्तों, तो इसमें 25 से 54 वर्ष का। 7% साक्षरता वाला देश कौन सा है, तो जापान है। और उच्च नगरीय जनसंख्या किस देश में पाई जाती है, तो सिंगापुर में पाई जाती है। उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न में हमें याद करना है दोस्तों क्या, कि 7 का प्रश्न जनसंख्या संरचना में बाल वर्ग किस आयु वर्ग से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है 10 का है कृषि किस प्रकार के व्यवसाय वर्ग में संबंधित है। निबंधात्मक में आपको सिर्फ 2 प्रश्न याद करने, एक 12 का लिंगानुपात किसे कहते हैं, एक 14 का आयु संरचना से आप पे आयु संरचना का क्या महत्व है। उसके बाद में हमारा जो 5 का पाठ है वो हट गया था और हमें 6 का पाठ है देखना है। तो दोस्तों 6 के पाठ में आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको याद करना है और कौन सी चीज़ों को छोड़ना है उसको आप ध्यान दें। आप कि पेज नंबर 52 पर आप आ जाओ, उसमें हम पढ़ेंगे
कि मानव अधिवास के अनेक रूप हैं, निम्न में से आप क्या लिखा है, किसे मानव अधिवास नहीं मानते हैं? तो मकान, गांव, नगर इनको मानते हैं, गलियां इनको नहीं मानते हैं। बुशमैन जाति के लोग निम्न में से किस प्रकार के अधिवास बनाते हैं? तो अस्थायी अधिवास बनाते हैं। पंपास व पैर घास के प्रदेशों में किस प्रकार के अधिवास बनाते हैं? प्रकीर्ण अधिवास बनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रेल मार्गों के सहारे बस्ती का विकास किस अधिवास के प्रतिरूप में? तो रेखीय प्रतिरूप में। भारत में महानगर की जनसंख्या का आकार है तो कितना? 10 लाख से अधिक है दोस्तों। उसके बाद में भारत में मेगापोलिस नगर किस श्रेणी में शामिल नहीं है? तो ये जयपुर में शामिल नहीं है। और एशिया की विशाल स्लम कच्ची बस्ती किस शहर में है? मुंबई में, लेकिन इसको याद नहीं करना है क्योंकि ये तो हट गया था हमारे। फिर भारत में 2011 के अनुसार महानगरों की संख्या तो 53 है। उसके बाद आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न में आपको ये 9 का याद करना है। मानव निवास की मूलभूत इकाइयाँ क्या है? उसके बाद में आपको ये 13 का याद करना है। मानव अधिवासों के किन्हीं 2 प्रतिरूपों के नाम लिखिए। और उसके बाद आपको याद रखना है लघुतरात्मक प्रश्न में मानव अधिवास से क्या तात्पर्य है। 17 का आपको याद रखना है कि नगरीय अधिवासियों की 5 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। और निबंधात्मक में आपको मानव अधिवास का अर्थ स्पष्ट करते हुए इनके प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। 20 का ग्रामीण अधिवासों पर एक लेख लिखिए। उसके बाद आपको याद रखना, ध्यान से इसको आप देखें, पेज नंबर 60 पर। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है पर अगर इसको देख लेते हो तो इतिहास की ज्योग्राफी की काफ़ी जंग जीत लोगे आप। मानव के व्यवसाय कितने प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार के हैं। फिर 2 का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय नहीं है? तो इसमें है व्यापार नहीं है, आखेट, संग्रहण, पशुपालन ये तो है। विनिर्माण उद्योग किस व्यवसाय से संबंधित है? तो द्वितीय व्यवसाय से। प्रत्येक सेवा सेक्टर किस प्रकार का व्यवसाय है? तो तृतीयक से है। अति लघुतरात्मक प्रश्न में हमें याद करना है 6 का, औद्योगिक क्रांति के समय लोग मुख्यतः किस व्यवसाय में संलग्न थे? 9 का पंचम व्यवसाय किसे कहते हैं? 12 का लघुतरात्मक में 12 का द्वितीयक व्यवसाय को निर्धारित करने वाले कारकों के नाम बताइए। निबंधात्मक में आपको 13 का विश्व में किए जाने वाले प्रमुख व्यवसायों का वर्णन कीजिए। इनको आपको याद करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आप देखें, इसमें आपको क्या क्या चीज़ है वो याद करनी है और क्या छोड़नी है, जिससे 13 मई को एक आप बेहतरीन स्कोर कर सको दोस्तों। पेज नंबर 71 में आपको आना है और इसमें आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तरी साइबेरिया में नहीं रहती है? तो एस्किमो नहीं रहती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कार्य प्राथमिक व्यवसाय नहीं है? विनिर्माण नहीं है। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो गेहूं नहीं है, चावल, गन्ना, चाय ये है, तो गेहूं उत्तर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी कृषि प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया था? तो रोपण कृषि। निम्न प्रदेशों में से किसमें वाणिज्य का अनाज कृषि नहीं की जाती? तो सवाना क्षेत्र। लास्ट देखें इसका कि व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटने का व्यवसाय कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो कोणधारी वन क्षेत्र में। जो आपके ये छोटे क्वेश्चन है अति लघुतरात्मक प्रश्न में आपको 7 का याद करना है। विश्व में पाए जाने वाले 2 शीतोष्ण घास के मैदानों के नाम बताइए। 8 का ब्राजील में कहवा के बागानों को क्या कहते हैं? 10 का गहन निर्माण कृषि के मुख्य विशेषता बताइए। उसके बाद में लघुतरात्मक में 14 का बागाती कृषि के मुख्य विशेषता कौन सी हैं? निबंधात्मक में 18 मानव के प्रमुख आदिम व्यवसायों का वर्णन कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखें, आपको ये आपका 9 का द्वितीयक व्यवसाय, इसमें आपको क्या पढ़ना क्या छोड़ना, पेज नंबर 81 की बात है। तो इसमें निम्न में से कौन सा शक्ति का साधन नहीं है? तो तांबा नहीं है दोस्तों। वह देश जिसमें कच्चे माल न्यून होने पर भी उद्योगों का विकास हुआ वह देश है जापान। उसके बाद में आप देखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, निम्न में से ध्यान से आप देखें कि निम्न में से कौन सा शक्ति का साधन उद्योगों के विकेंद्रीकरण में सहायक नहीं है? तो इसमें कोयला हो जाएगा। कौन सा कथन कुटीर उद्योगों से संबंधित नहीं है? तो इसमें अधिक पूंजी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो सीमेंट उद्योग नहीं है। वनोत्पाद आधारित उद्योग है तो कागज उद्योग है। निम्न में से कौन सा चीन का प्रमुख
लोहा इस्पात उद्योग उत्पादन क्षेत्र है तो मंचूरिया है दोस्तों। और भारत का लोहा इस्पात केंद्र नहीं है तो पिट्सबर्ग नहीं है, बाकी जमशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला ये है। अति लघुतरात्मक प्रश्न की हम बात करें तो इसमें आपको दोस्तों नौका याद करना है कि भारत में प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र कौन से कोयला क्षेत्र में समीप अवस्थित है। 11 का है लोह है इस्पात उत्पादन देशों के नाम बताइए। और एक 14 का याद करना है कि जापान में लोहा इस्पात उद्योग का वर्णन कीजिए। निबंधात्मक में आपको 16 का कि उद्योगों के स्थानीयकरण के कारकों का वर्णन कीजिए। एक 18 का याद करना है लोहा इस्पात उद्योग व सूती वस्त्र उद्योग में आपको क्या लिखना है, एक लेख लिखना है दोस्तों। 10 और 11 का आपका हट गया। फिर पेज नंबर 121 पर आपको 12 के जो पाठ है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं वो देख सकते हैं। पहला, अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान होता है तो कितना होता है, 5 से 2.5। उसके बाद में आप देखें कि अम्लीय वर्षा का सूत्र है तो H2SO4। और पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य कौन सा मंडल करता है तो ओजोन मंडल करता है। और मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में बल दिया गया किस पर, ओजोन परत पर। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ तो जिनेवा में हुआ। और उसके बाद में आप देखें कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 का आयोजन हुआ था तो रियो डी जेनेरो में। उसके बाद में विश्व जैव विविधता दिवस से मनाया जाता है तो 22 मई को। फिर अति लघुतरात्मक प्रश्न में क्योटो शहर किस देश में स्थित है, 8 का। फिर 11 का विश्व द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। फिर 12 का हरित कोष का निर्माण किस सम्मेलन में किया गया। लघुतरात्मक में आपका 14 का ये याद करना, 14 का याद करना है। इसमें आपको हरित गृह प्रभाव के दुष्परिणाम लिखिए, महत्वपूर्ण है। और जल प्रदूषण के बचाव के उपाय। और निबंधात्मक में आपको 17 और 18 का ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। अम्लीय वर्षा के कारण प्रभाव एवं संभावित साधनों का विस्तार से वर्णन कीजिए। 13 के पाठ में आपको पेज नंबर 130 पर निम्न में से किस जनगणना दशक में लिंगानुपात भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है तो इसमें 1961 से 71, ये द ऑप्शन आपका सही है। और उसके बाद में न्यूनतम लिंगानुपात जिस जनगणना वर्ष में था वह है 1991। और उसके बाद भारत में जनसंख्या का वितरण किस फसल के वितरण के प्रारूप के अनुरूप है, वह है चावल। और 2011 के हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई तो 1872 में। और जनसंख्या के संदर्भ में किस वर्ष में महान जन विभाजक वर्ष कहा गया जिसके बाद भारतीय जनसंख्या में निरंतर त्वरित वृद्धि दर्ज की गई, 1921। और भारत में अंतिम जनगणना किस वर्ष हुई थी तो 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसतन जनघनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है कितना, 382। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है कौन सा, बिहार। और भारत में सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है वो मेघालय। अति लघुतरात्मक प्रश्न में आपको 12 का याद करना है कि भारत का कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम घनत्व वाला रहा। उसके बाद में आपको 15 का याद करना है भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना रहा। लघुतरात्मक में आपको 17 का याद करना है कि भारत की जनसंख्या को कौन से भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं। 18 का जनसंख्या वितरण घनत्व में अंतर स्पष्ट कीजिए। 21 का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक घनत्व वाला है। निबंधात्मक में आपको 23 और 24 का जनसंख्या घनत्व के प्रकार की व्याख्या कीजिए और भारत में जनसंख्या वृद्धि की व्याख्या कीजिए। देखो 14 के पाठ में छोटे प्रश्नों में भी कुछ चुनिंदा प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ। एक 4 का आप ध्यान में रखें कि कुल भारतीय जनसंख्या में से कितनी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है तो 833 मिलियन। और एक 5 का 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक महिला जनसंख्या वाला राज्य कौन सा तो वो केरल है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला जनसंख्या वाला राज्य कौन सा तो वो हरियाणा है। और वर्ष 2011 के 11 में जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है तो वो 74.04% है। उसके बाद में आप ये 10 का थोड़ा ध्यान में रखें कि देश में किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है तो केरल में। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 68.84%। ठीक है। उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न में आपको 12 का याद करना है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। और एक 15 का
सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत भारत में किस राज्य में है। लघुतरात्मक प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको कौन सा याद करना है उसको आप देखें, 16 का याद करना है दोस्तों, आपको 16 का याद करना, ऊपर आप देख सकते हैं। और जनसंख्या संरचना से क्या तात्पर्य है, 18 का इसमें है कि भारत में लिंगानुपात कम होने के क्या कारण है। 20 का आपको याद रखना है, सन 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में क्या लिखा है, विशाल ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। निबंधात्मक में आपको 21 का भारत की जनसंख्या की संरचना का विश्लेषण कीजिए। और एक 23 का भारत में साक्षरता के प्रतिरूप का विस्तार से वर्णन कीजिए। दोस्तों 15 से 18 टॉपिक आपके हट चुके। 19 का देख सकते हो आप पेज नंबर 224 पर कि भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो कौन सा होगा, महाराष्ट्र होगा। उसके बाद में रेल के डिब्बे बनाने का सबसे नया कारखाना किस जगह स्थापित किया गया, तो पेराम्बेर में किया गया। फिर 3 का देखें, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए किस कच्चे माल की उपस्थिति सर्वाधिक प्रभावी होती है, तो इसमें उत्तर होगा चूना पत्थर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि बोकारो में स्थित लौह इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए हैं, तो ये पूर्व सोवियत संघ। फिर टाटा लौह एवं इस्पात प्लांट को लौह अयस्क की प्राप्ति होती है क्षीय भूमि से। भारत में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग शुरू हुआ, तो कपड़ा उद्योग हुआ। भारत में कच्चे माल के निकट जिस उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण हुआ वह है चीनी उद्योग है। कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है तो बोकारो है। उसके बाद में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने किस राज्य में स्थापित है, महाराष्ट्र में है। और 10 का भारी इंजीनियरिंग उद्योग का केंद्र है तो रांची है। 11 का है सीमेंट उद्योग किस राज्य में सबसे अधिक विकसित है, तो मध्य प्रदेश में। अति लघुतरात्मक प्रश्न में आपको लाखेरी किस राज्य में स्थित है। 15 का याद रखना आपको कि भारत के किस शहर में लौह स्तंभ स्थापित हुए। उसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न की हम बात करें तो 17 का आपको याद रखना है इंजीनियरिंग उद्योग की कोई 3 समस्याएं लिखिए। 19 का वायुयान निर्माण उद्योग के प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। 21 का राजस्थान में सीमेंट उद्योग के विकास के लिए उत्तरदायी कारकों का संक्षेप में बताइए। 22 का चीनी उद्योग का उत्तरी भारत के दक्षिणी भारत की ओर स्थानांतरित हो रहा है, कारण स्पष्ट कीजिए। निबंधात्मक में सिर्फ आपको एक पढ़ना है। 23 का भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास का संक्षिप्त विवरण लिखिए। ये उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात में क्यों अधिक केंद्रित है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, पेज नंबर 238 पर आप आ जाओ। उसमें भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया, शेरशाह सूरी ने करवाया। और उसके बाद आप देखें दूसरा हमारा प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 की लंबाई है तो कितनी है, 2369 किलोमीटर। भारत में बीआरओ का गठन कब किया गया, तो इसमें आपका आएगा मई 1960। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, 235। भारत में कितने रेल मंडल हैं, 17। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से गुजरता है, तो पश्चिमी घाट से। भारत में सर्वप्रथम रेल का संचालन मुंबई थाने के बीच कब हुआ, तो 16 अप्रैल 1853 को हुआ। भारत में मेट्रो रेलवे की शुरुआत 1972 में कहाँ हुई, तो कोलकाता में हुई। भारत में 31 मई 2013 को रेल मार्गों की कुल लंबाई है तो 64,600। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम। उसके बाद है कि कोझिकोड बंदरगाह स्थित है तो केरल में। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। और इसमें उसके बाद आप देखें कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है, तो 23। भारत का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट जुलाई 2012 कौन सा है, तो वो है श्रीनगर हवाई अड्डा। और वर्तमान में भारत में कितने देशों में अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा जुड़ा हुआ है, तो 104 से। और अति लघुतरात्मक प्रश्न में आपको याद करना 16 का भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई। और एक 20 का भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रेल मार्ग का नाम बताइए। लघुतरात्मक में आपको 21 का स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है। और एक 23 का पाइपलाइन में किन किन वस्तुओं का परिवहन संभव है। और निबंधात्मक में आपको 26 का याद करना भारत में सड़क परिवहन की लोकप्रियता के कारणों और विकास पर एक लेख लिखिए। और भारत में 27 का है भारत में वायु परिवहन के विकास की अपार संभावना, इस कथन के विस्तार से स्पष्ट कीजिए। 21 और 22 का पाठ हमें नहीं पढ़ना, वो हट गया। तो उसके बाद में 23 का पेज नंबर 268 पर आपको आना है। पहला प्रश्न है कुएं एवं नलकूपों में सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख है
प्रमुख जिला है तो वो कौन सा है, जयपुर है। उसके बाद में राज्य के किस भूभाग में कुओं द्वारा 26% से अधिक सिंचाई की जाती है, तो दक्षिणी पूर्वी भाग में। तीसरा, राजस्थान के कौन से 2 तालाब सिंचाई की दृष्टि से अधिक उपयोग है, तो उमेद सागर और भोपाल सागर। उसके बाद में 4 का आप देख सकते हैं कि राजस्थान के जल संसाधनों का भारत में कुल जल संसाधनों के कितने प्रतिशत हिस्सा है, तो 1% है। और उसके बाद में है गंगानगर को इंदिरा नहर से जोड़ा गया तो साधुवाली के निकट थार का गढ़ा कहलाता है, चंदन नलकूप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 स्टार लगा लीजिए। ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, सारे वीवीआई क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से आपको तैयार करना है, साथ में आपका रिवीजन भी हो रहा है। जो पढ़ने वाला बच्चा है मुझे पता वो यहाँ तक जरूर है, और जो यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है वो कमेंट करके ज़रूर बताए कि मैंने पूरा वीडियो देखा। उसके बाद में 7 का है कि इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान में प्रवेश है, तो सीतावाली हेड से, और जमार सागर बांध है चंबल नदी पर। अति लघुतरात्मक प्रश्न में आपको याद करना 8 का कि भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, 11 का नक्की झील कहाँ है, और 14 का इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा कितने प्रतिशत भाग पर वितरिकाओं द्वारा सिंचाई होती है, और एक 16 का याद करना है माही बजाज सागर परियोजना किस किस राज्य की कितनी हिस्सेदारी है, और एक 20 का आपको याद करना है कि आपनी योजना किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है, और लघुतरात्मक में आपको 21 का याद करना है राजस्थान की प्रमुख नदियों के नाम बताइए। 23 का इंदिरा गांधी नहर की प्रमुख शाखाओं के नाम बताइए। 24 का राजस्थान में सिंचाई के विकास हेतु सुझाव दीजिए, और उसके बाद 25 का मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान पर प्रकाश डालिए, और निबंधात्मक में सिर्फ एक याद करना है। 29 का राजस्थान में पेयजल विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डालिए। 24 के पाठ में आपको पेज नंबर 280 पे आ जाना है कि राजस्थान में देश के कुल पशुधन शक्ति का भाग उपलब्ध है, तो कितना उपलब्ध है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 10 है, 30% है, 35 और 40, तो इसमें उत्तर होगा 10%। उसके बाद में कांकरेज नस्ल पाई जाती है, तो जालोर में, सिरोही में, पाली में, मतलब उपरोक्त सभी में। गोपाल कार्यक्रम उन्नयन हेतु बनाया गया, तो गोवंश के लिए। सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है कहाँ, जोधपुर में। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं, तो 67 प्रकार के। सीसा जस्ता उत्पादन की सबसे बड़ी खान है, तो खो दरीबा है। टंगस्टन का जिले में उत्पादन होता है कहाँ, नागौर में। निम्न में से कौन से जिले औद्योगिक दृष्टि से विकसित है, तो जयपुर। और राजस्थान में सर्वप्रथम मिल स्थापित हुई कहाँ हुई, ब्यावर में हुई थी। उसके बाद में कृष्णा मिल स्थित है ब्यावर में। और उसके बाद हमें अति लघुतरात्मक प्रश्न में आपको याद करना है दोस्तों 15 का कि राजस्थान में खनिज भंडार की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। एक 18 का सीमेंट निर्माण का मुख्य कच्चा माल कौन सा है। एक 20 का राजस्थान में डेयरी क्षेत्र में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई। और लघुतरात्मक में आपको 22 का याद करना है, राजस्थान को खनिजों का जायब घर क्यों कहा जाता है। एक 25 का राज्य में पेट्रोलियम का वर्णन कीजिए। और निबंधात्मक में आपको 31 का प्रश्न कि राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन कीजिए। एक 33 का राजस्थान में कुटीर उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। लास्ट पार्ट है पेज नंबर 291 पर। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ तक आ गया तो यकीन मानिए वो पढ़ने वाला बच्चा है, एक अच्छा स्कोर वो जरूर करेगा। तो इसमें पहला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या तो 6.85 करोड़ है। और दूसरा, राजस्थान के किस जिले की साक्षरता सबसे कम है, तो जालोर की है। तीसरा, निम्न में से जो जनजाति नहीं है वह है, तो खटीक नहीं है, भील, मीणा, डामोर ये है। और मीणा समुदाय की उत्पत्ति मानी जाती है तो मत्स्य अवतार से। उसके बाद हम यहाँ देखें कि मीणा जनजाति में कितने उपवर्ग हैं, कितने हैं, तो 2 हैं। नेजा नृत्य किया जाता है खेरवाड़ा के मीणा द्वारा। और सहरिया जनजाति को केंद्र है कौन सा, शाहबाद। तहसील में बेणेश्वर मेला लगता है कहाँ, कब लगता है, माघ शुक्ला पूर्णिमा को। अति लघुतरात्मक प्रश्न में आपको याद करना है कौन सा नौका हमारे राज्य में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है। और उसके बाद में 13 का राजस्थान में कोई 3 जनजातियों के नाम लिखिए। 15 का डामोर जनजाति के मेलों के नाम लिखिए। लघुतरात्मक में आपको 16 का याद करना है कि राजस्थान की जनसंख्या की कोई 3 विशेषता बताइए। और 18 का राजस्थान की जनसंख्या का वितरण बताइए। 20 का राजस्थान की सहरिया जनजाति का वर्णन कीजिए। उसके बाद आप देखें कि इसमें निबंधात्मक में आपको सिर्फ एक प्रश्न याद करना है। 23 का
राजस्थान की भील या मीणा जनजाति के सामाजिक व्यवस्था व आर्थिक दशाओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों सारे सब्जेक्ट के मैंने डाल रखे हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देखें। और एक नया चैनल है कक्षा 12 का, यह काला की पाठशाला, उस पर भी आप पढ़ सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें। धन्यवाद साथियों।